एंट्रोपी में हम पिछले जो लेक्चर था उसमें हम पढ़ चुके थे क्लॉसियस इनइक्वालिटी और क्लॉसियस थ्योरम, इन दोनों का डेरिवेशन किया था हमने। तो अगर हम यहाँ पे क्लॉसियस इनइक्वालिटी की बात करें तो वो कहता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें 3 केसेस बन सकते हैं हमारे। सबसे पहला केस क्या कहता है, फर्स्ट केस इज द साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी अगर बराबर 0 है तो प्रोसेस कौन सी होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस। और सेकेंड केस क्या बनता है हमारा, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी अगर लेस देन 0 है तो ये क्या होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और थर्ड केस क्या होगा हमारा, जो कि नहीं होता है बट फिर भी न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं क्वेश्चंस, कि दैट साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस तरह का साइकिल पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये वायलेट करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, वायलेट्स द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखना है कि डेल क्यू बाई टी अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 होता है तो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, लेस देन 0 में इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक और डेरिवेशन मतलब जो हमने पिछली बार जो किया था इसका डेरिवेशन, तो उसमें हमने देखा था कि साइक्लिक इंटीग्रेशन अगर डेल क्यू बाई टी का 0 आ रहा है, यहाँ पे साइक्लिक इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई टी बराबर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दिस डेल क्यू बाई टी ये कोई एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ से ये डिराइव किया था कि दैट डेल क्यू बाई टी शुड बी ए प्रॉपर्टी, कोई ना कुछ ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी, दैट डेल क्यू बाई टी विल बी इक्वल टू डी एस, इसी को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी। ठीक है, ये समझ आ गया। एंट्रोपी क्या होती है, डेल क्यू बाई टी, ये एक प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ से अगर मैं पूरी एक प्रोसेस के लिए बात करें, ये तो स्मॉल प्रोसेस के लिए होता है डी एस, अगर हम कंप्लीट प्रोसेस के लिए बात करें तो डेल्टा एस बराबर होगा डेल क्यू बाई टी। अब यहाँ पे हमें क्या पता देखना है कि यहाँ पे जो एंट्रोपी है हमारी, एंट्रोपी इज ए पॉइंट फंक्शन और ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होती है, यानी कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी हमारी ये जो प्रॉपर्टी है। यानी कि डेल्टा एस जो है वैलिड फॉर, ये जो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा एस इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी, वैलिड फॉर बोथ इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों वैलिड है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करते, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होती है। यानी कि अगर हमारा कोई सिस्टम है वो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक गया, जैसे हमारा कोई एक सिस्टम है, अगर वो सिस्टम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे, 1 से 2 पे कोई एक प्रोसेस के जरिए गया, ये पीवी डायग्राम पे। अब ये प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है या फिर रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा एस तो मैं यही लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2। ठीक है, अब ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो या कोई किसी भी टाइप की प्रोसेस हो, इसमें एंट्रोपी का चेंज जो है वो सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक पाथ है वो इरिवर्सिबल पाथ है, मान लेते हैं कि ये कोई एक रिवर्सिबल पाथ है, रिवर्सिबल पाथ को हम डॉटेड लाइन से पॉइंट मतलब ड्रॉ करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, अब इस इरिवर्सिबल पाथ के लिए मुझे एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पाथ के इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी एक इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ को कंसीडर कर लूँगा। ठीक है, अब उस रिवर्सिबल पाथ को मैंने रिप्लेस, रिवर्सिबल ये जो मेरा पाथ था उसको रिप्लेस कर दिया मैंने रिवर्सिबल पाथ से, रिवर्सिबल पाथ। अब अगर मैं इस रिवर्सिबल पाथ से रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरे इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स तो सेम है, तो इस रिवर्सिबल पाथ में जो एंट्रोपी चेंज मैं निकालूंगा वही मेरी एंट्रोपी चेंज मेरी इरिवर्सिबल पाथ के लिए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है, पता है हमें। ठीक है, तो अब एंट्रोपी की जो है थ्योरेटिकल डेफिनेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एंट्रोपी की अगर हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो वो है द मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ एनी सिस्टम, यानी कि कोई भी सिस्टम है उसमें जो भी डिसऑर्डर है उसके मेजर को हम एंट्रोपी कहते हैं। अब डिसऑर्डर क्या होता है, अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो डिसऑर्डर एक तरह की एक एनर्जी होती है जिसका यूज़ हम वर्क आउटपुट में नहीं कर सकते हैं, या फिर जो एक अनयूज़फुल एनर्जी सिस्टम में, अब हर कोई भी सिस्टम है, हर एक सिस्टम में कुछ यूज़फुल एनर्जी होती है, कुछ अनयूज़फुल एनर्जी होती है। यूज़फुल एनर्जी कौन सी होती है, जिसको हम कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क में, और जो अनअवेलेबल या फिर अनयूज़फुल जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है जिसको हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे कि अगर मैं पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट लें हम, यहाँ पे ये मेरा पिस्टन है, ठीक है, ये सिलेंडर है और ये पिस्टन सिलेंडर यहाँ पे 2 लिया है मैंने। ठीक है, अब ये जो मेरा पहला जो पिस्टन है इस पर मैंने एक्स डायरेक्शन में, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही ऑसिलेट कर सकता है हमारा ये पिस्टन। ठीक है,
अब ये हमारा एक्स डायरेक्शन और ये वाई है। अब यहाँ पे मैंने एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे और जो मेरा दूसरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इस पे मैंने कुछ एक एंगल थीटा एंगल पे लगा दिया फोर्स कुछ एफ, ठीक है। यहाँ पे ये फोर्स दोनों में बराबर लगाया मैंने। अब यहाँ पे अगर हम इस सिस्टम के पास एनर्जी की बात करें तो एनर्जी तो दोनों के पास सेम है। इसके पास भी फोर्स, अगर मैं फोर्स को एक तरह से एक एनर्जी मान लूँ तो यहाँ पे भी फोर्स एक एफ ही ये पूरा पिस्टन सिलेंडर का एक अरेंजमेंट को मैं एक सिस्टम मान लिया। तो इस सिस्टम के पास, इसके पास और इस दोनों सिस्टम के पास एनर्जी तो बराबर है। बट अगर हम यूजफुल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं इस फोर्स को एफ को रिजॉल्व करूँ तो क्या क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में कौन सा होगा, एफ साइन थीटा, और जो वाई डायरेक्शन में होगा वो होगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो पिस्टन है वो तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, तो ये जो फोर्स मेरा एफ कॉस थीटा आ रहा है वाई डायरेक्शन में, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, ये तो मेरा वेस्टेज ही जा रहा है ना। तो ये जो मेरा एफ कॉस थीटा है यही मेरा सिस्टम का क्या है, डिसऑर्डर है, ठीक है। समझ आया। यहाँ पे ये मेरा, अगर मैं बात करूँ यूज़फुल एनर्जी यहाँ पे फोर्स एफ कंप्लीटली है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी वेस्टेज में नहीं जा रही है। बट अगर हम इससे सेकंड सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो एफ कॉस थीटा जो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है फोर्स का, वो तो वेस्टेज ही जा रहा है, उसका तो कोई यूज़ ही नहीं, केवल और केवल एफ साइन थीटा हमें वर्क आउटपुट दे रहा है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम में यूज़फुल एनर्जी कौन सी होती है और अनयूज़फुल एनर्जी कौन सी होती है। और अगर हम डिसऑर्डर की बात करें, यहाँ पे रैंडमनेस या डिसऑर्डर की बात करें, तो आपने एक और डेफिनेशन हमेशा, मतलब एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा कि एंट्रोपी, यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ ही रही है, यानी कि जो यूनिवर्स है वो डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है, और उसका जो यानी कि जो यूनिवर्स है वो डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है, या फिर जो यूनिवर्स है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम रैंडमनेस या डिसऑर्डर को हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जो चीज़ हमारे लिए डिसऑर्डर में है वो हो सकता है कि यूनिवर्स के लिए ऑर्डर में हो। जैसे अगर आपने रूम में एक ग्लास रखा है, ठीक है, अब वो टेबल पे अगर ग्लास रखा हुआ है तो आपके लिए तो वो ग्लास जो टेबल पे रखा है वो ऑर्डर में है। बट मान लेते हैं कि हवा चलती है और हवा से वो ग्लास आपका नीचे गिर जाता है, तो अब आपके लिए क्या हो गया, वो ग्लास वो डिसऑर्डर्ड हो गया, मतलब फ्लोर पे पड़ा हुआ है तो वो डिसऑर्डर में ही है। जब तक वो प्रॉपरली एक टेबल पे रखा था तो आपके लिए ऑर्डर में था, बट नेचर के लिए अब वो नीचे पड़ा हुआ ग्लास ही ऑर्डर में है या फिर स्टेबल है, क्योंकि चीज़ें हमारे पर्सपेक्टिव से अलग होती हैं और नेचर के पर्सपेक्टिव से अलग होती हैं। हमारे लिए क्या चीज़ें ऑर्डर में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड्स डले हुए हैं, या फिर आपके घर में फर्नीचर होता है, वो चीज़ें आपको लगता है कि ये चीज़ें ऑर्डर में हैं, बट ऐसा नहीं है। नेचर के लिए वो सारी की सारी डिसऑर्डर में है। नेचर के लिए क्या चीज़ें ऑर्डर में है, जो कि सुनामी आती है पूरा डिस्ट्रक्शन कर देती है, आपके बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, पूरे रोड वोड सब पूरा तहस नहस हो जाता है, वो नेचर के लिए ऑर्डर में है, बट हमारे लिए डिसऑर्डर में है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू का ही खेल है कि क्या चीज़ हमारे लिए ऑर्डर में, क्या डिसऑर्डर में है। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, हमारा यूनिवर्स का प्रिंसिपल कहता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, यानी कि जो यूनिवर्स है उसका जो डिसऑर्डर है वो लगातार बढ़ रहा है। वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ रहा है, बट नेचर के लिए वो स्टेबल ही है। नेचर के लिए तो वो डिसऑर्डर में, ऑर्डर में ही हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। हम डिसऑर्डर कर रहे हैं चीज़ों को, और नेचर उनको जैसे ही डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा हम कर देते हैं तो नेचर फिर उसको ऑर्डर में कर देती है, जो कि हमें डिसऑर्डर लगता है। तो अब बात करते हैं हम एंट्रोपी प्रिंसिपल। एंट्रोपी प्रिंसिपल में क्या है हमारा, हमें पता है कि ds इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू del Q by T, ये हमें पता है। अब यहाँ पे फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें हम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा हो, यानी कि del Q बराबर क्या हो, ज़ीरो। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर यहाँ पे हम del Q को ज़ीरो कर दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा मेरा, ds विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ये मेरा आ जाएगा किसके लिए, केवल और केवल आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा हो। अब यहाँ से हमें कौन कौन सी कंडीशन मिल सकती हैं, सबसे पहली क्या है, या तो ds बराबर ज़ीरो हो सकता है, सेकंड, या फिर ds विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। अब ds बराबर ज़ीरो, यानी कि एंट्रोपी का चेंज अगर ज़ीरो है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, तो जो सिस्टम है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर ds ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि जो हमारा एंट्रोपी का चेंज है वो बढ़ रहा है लगातार, तो उसको क्या कहेंगे हम, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, ठीक है। और थर्ड क्या कंडीशन होगी, ds जो हमारा है वो लेस देन अगर ज़ीरो है, तो दैट इज़ नॉट
पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? ये एक चीज़ याद रखना कि ये सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे DS, यहाँ पे हम पूरा यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें कि हम सिस्टम और सराउंडिंग इन दोनों को ही एक कंसिडर कर सकते हैं, या फिर एक ऐसा सिस्टम जो कि सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा हो, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे हम। और आइसोलेटेड सिस्टम ही को हम क्या कह सकते हैं? यूनिवर्स कह सकते हैं। मैं बताऊंगा, अच्छे से क्लियर करूंगा कि कैसे एक आइसोलेटेड सिस्टम को यूनिवर्स भी कह सकते हैं, या फिर एक आइसोलेटेड सिस्टम खुद में एक सिस्टम हो सकता है जो कि सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा हो। तो यहाँ पे ये जो डी एस एन नॉट पॉसिबल, लेस देन जीरो, किसके लिए पॉसिबल नहीं है? एक आइसोलेटेड सिस्टम या फिर यूनिवर्स की एंट्रोपी के लिए पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम इंडिविजुअल सिस्टम की बात करें तो सिस्टम की एंट्रोपी लेस देन जीरो हो सकती है, बराबर जीरो भी हो सकती है और ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है हमारा? आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें कि सिस्टम और सराउंडिंग इन दोनों को ही कंसीडर कर रहे हैं हम। सराउंडिंग एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि सिस्टम और सराउंडिंग इन दोनों को ही कंसीडर कर रहे हो। और आइसोलेटेड सिस्टम को ही क्या कहते हैं हम? यूनिवर्स कहते हैं। तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एक जो प्रिंसिपल है हमारा वो है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, यानी कि डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स विल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा यूनिवर्स के लिए। अब यूनिवर्स क्या होता है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलके जो बना होता है, यानी कि सिस्टम की जो एंट्रोपी का चेंज होगा और सराउंडिंग की जो एंट्रोपी का चेंज होगा, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो सिस्टम की एंट्रोपी कम भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या फिर सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है। बट अगर इन दोनों को हम कंबाइन करके देखें तो वो एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, यानी कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ी रही होगी। जबकि जो सिस्टम और सराउंडिंग इन दोनों की एंट्रोपी कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। तो दो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर मैं कंसीडर करता हूँ। सबसे पहले एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर एक ए है और ये बी है। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर क्या होता है? जिनके पास जो एनर्जी होती है या फिर जो टेम्परेचर होता है वो इनफाइनाइट होता है, यानी कि टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे आपका ओशियन है, वो भी एक रिजर्वायर है, उसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ कि कुछ TA है और इसका टेम्परेचर TB है एंड TA इज ग्रेटर देन TB। अब मैंने क्या किया? इन दोनों थर्मल रिजर्वायर को कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से। अब जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा? क्योंकि टेम्परेचर ऑफ A इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ B, तो A से B की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। तो A से B की तरफ कुछ एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, कुछ Q अमाउंट की एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे Q जो अमाउंट की जो हीट है वो A से B में गई, सिस्टम से इस वाले दूसरे सिस्टम में गई। अब मैंने क्या किया? इन दोनों को सिस्टम कंसीडर किया। इसको भी मैंने एक सिस्टम माना, सिस्टम A है, और ये मेरा जो सिस्टम है ये सिस्टम B है। अब क्योंकि इन दोनों सिस्टम्स को मैं आइसोलेटेड कर देता हूँ, तो आइसोलेटेड के लिए मैंने क्या किया? इन दोनों को एक आइसोलेटेड बाउंड्री से इन दोनों को बंद कर दिया। ठीक है, जो बाउंड्री है इन दोनों सिस्टम के अलावा वो क्या है? मेरी सराउंडिंग है। और सराउंडिंग के साथ कोई भी ये दोनों सिस्टम इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, यानी कि सराउंडिंग में जो हीट का ट्रांसफर है वो जीरो है, यानी कि डेल Q इन सराउंडिंग क्या है? मेरा जीरो है हीट का ट्रांसफर। तो डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग क्या हो जाएगा? वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल Q बाई T अगर हम सराउंडिंग के लिए बात करें तो वो डेल Q जीरो है, तो डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग क्या हो जाएगा? मेरा सराउंडिंग के लिए जीरो हो गया। अब A से B में Q अमाउंट की हीट का ट्रांसफर हुआ है, यानी कि A से Q अमाउंट की हीट निकली है और B में Q अमाउंट की हीट ऐड हुई है। ठीक है, तो अब हम अगर सिस्टम A के लिए एंट्रोपी की बात करें, एंट्रोपी चेंज कितनी हुई है सिस्टम A के लिए, तो सिस्टम A के लिए क्या होगी? डेल्टा एस फॉर सिस्टम A क्या होगा? डेल Q बाई T, इंटीग्रेशन ऑफ डेल Q बाई T होगा। तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन की, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे और हीट भी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? हमारा Q अमाउंट की हीट गई और किस टेम्परेचर पे? एट टेम्परेचर TA। ठीक है, तो अब इस सिस्टम A ने हीट को लूज किया है, तो इसको क्या लेंगे हम? नेगेटिव में लेंगे, तो माइनस होगा। अब हम अगर सिस्टम B की बात करें, सिस्टम B, तो इसके लिए क्या होगा? डेल्टा एस फॉर B, इसके लिए क्या होगा हमारा? डेल Q बाई T। तो यहाँ पे Q अमाउंट की हीट ऐड हुई है तो इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे, प्लस Q बाई TA किस टेम्परेचर पे? एट टेम्परेचर TB। अब अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो क्या होगा? डेल्टा S क्या होगा हमारा? यूनिवर्स, वो होगा डेल्टा S फॉर A प्लस डेल्टा S फॉर B प्लस डेल्टा S फॉर सराउंडिंग। यही होगा हमारा डेल्टा S फॉर यूनिवर्स या फिर आइसोलेटेड सिस्टम। तो डेल्टा S सराउंडिंग ये तो हमारा क्या है? जीरो है। डेल्टा S फॉर A कितना है हमारा? माइनस Q बाई TA प्लस Q बाई TB। तो ये हो गया हमारा डेल्टा S यूनिवर्स के लिए।
बराबर आ गया। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन होगा यहाँ से डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स निकालने के लिए। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसको बराबर जीरो में इक्वेट कर देंगे, और लेस देन जीरो है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो भी आ सकता है और बराबर जीरो भी आ सकता है। अब सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं हम। अब सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, चेंज इन एंट्रोपी इन एडियाबेटिक मिक्सिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे मैंने एक चैम्बर लिया, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इस चैम्बर को मैंने आइसोलेटेड कर रखा है, यानी कि ये चैम्बर सराउंडिंग के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। अब इसमें जो मैंने पार्टीशन किया है, इसमें दो सिस्टम्स लिए मैंने, इसमें एक सिस्टम ए लिया है मैंने, ठीक है, और ये सिस्टम बी है। अब ए की जो मास है, इसमें मान लेते हैं कि दोनों में कुछ अलग अलग तरह की गैसेज हैं, जिसमें कि इसका मास है एम ए और इसकी हीट कैपेसिटी है सी पी ए, और इसका मास है एम बी और इसकी हीट कैपेसिटी है सी पी बी। ये इसका टेम्परेचर है टी ए, इसका टेम्परेचर है टी बी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पार्टीशन को हटा दिया। अब जैसे ही मैं इस पार्टीशन को हटाऊंगा तो ये दोनों गैसेज आपस में मिक्स होंगी, और मिक्स होने के बाद क्या होगा कि मान लेते हैं कि मेरा जो टेम्परेचर है वो टी ए है, ये जो सिस्टम का वो ग्रेटर देन है टी बी से। मतलब जो मेरा, अब यहाँ पे मैंने क्या मान के रखा है कि जो मेरा ए सिस्टम है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है सिस्टम बी के टेम्परेचर से। अब ये जो हमारा पिछला, अगर मैं पार्टीशन को हटाऊंगा तो ये दोनों क्या होगा, मिक्स होंगे, और यहाँ से हीट का ट्रांसफर होगा ए से बी में, क्योंकि ए का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो लगातार क्या होगा, धीरे धीरे ए का टेम्परेचर कम होता जाएगा, बी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि इन दोनों का टेम्परेचर एक इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे पहुँच जाएगा, यानी कि टी ए और टी बी एक टी फाइनल एक टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे, और वहाँ पे इन दोनों में जो हीट का इंटरेक्शन है वो होना बंद हो जाएगा। अब पिछले जो हमारा जो केस देखा था हमने, उसमें क्या था कि ए और बी इन दोनों जो रिजर्वायर थे उनका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट था, बट यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है, किस टेम्परेचर पे आएगा। तो हमें क्या पता है कि यहाँ पे ये दोनों तो सिस्टम है हमारे, और ये सराउंडिंग है, और सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या होगा कि जो ए से हीट का जो जितने अमाउंट का हीट का ट्रांसफर ए से होगा वही अमाउंट बी को मिलेगा हमें। तो यानी कि हीट लॉस्ट बाय सिस्टम ए बराबर होगा हीट गेन बाय सिस्टम बी, ये बराबर है। अब सिस्टम ए कितनी हीट को लॉस करेगा, तो वो क्या होगा हमारा एम ए सी पी ए इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या होगा, यहाँ पे टी ए माइनस टी फाइनल, ये होगा बराबर एम बी सी पी बी इंटू यहाँ पे ये किस फाइनल टेम्परेचर पहुँचा, टी फाइनल माइनस टी बी। अब ये हमारी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं, टी फाइनल क्या होगा, मान लो कुछ भी हमारा निकल के आ जाएगा, इसको जब हम अरेंज करेंगे तो टी फाइनल हमारा निकल के आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एंट्रोपी चेंज हमारा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, मेरा सिस्टम ए के लिए हम बात करें, सिस्टम ए के लिए वो क्या होगा, डेल्टा एस फॉर सिस्टम ए होगा हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम टी ए टू टी फाइनल डेल क्यू बाय टी। अब पिछले वाले में हमने क्या किया था, हमारा क्यू भी जो था वो भी सेम था, मतलब कांस्टेंट था, और टी भी कांस्टेंट था, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था क्यू बाय टी। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है लगातार, और यहाँ पे हीट का जो ट्रांसफ़र रेट है वो भी चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा हमारा, उसी तरह से हीट का जो रेट का ट्रांसफ़र है वो भी कम होता जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें पता है कि डेल क्यू क्या होगा हमारा, डेल क्यू जो होगा वो होगा हमारा एम ए सी पी ए इंटू डी टी, ये होगा फॉर स्मॉल प्रोसेस के लिए। अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, टी ए से टी फाइनल, और ये हो गया हमारा टी। ठीक है, तो अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा एम ए सी पी ए, ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा एम ए सी पी ए एल एन टी फ्रॉम ए टू टी फाइनल। ठीक है, ये आ गया हमारा। इसको हम अरेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको एम ए सी पी ए एल एन टी फाइनल बाय टी ए। ठीक है, ये आ गया हमारा किसके लिए, डेल्टा एस फॉर ए। वैसे ही डेल्टा एस फॉर बी क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा एस फॉर बी आ जाएगा हमारा एम बी सी पी बी एल एन टी बी बाय टी फाइनल। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से टी फाइनल हम कहाँ से निकाल लेंगे, ये वाली इक्वेशन से टी फाइनल निकाल लेंगे, और इस टी फाइनल को कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, और इसका जो यूनिवर्स है वो डेल्टा एस बराबर जीरो कर देंगे, यानी कि डेल्टा एस ऑफ ए प्लस डेल्टा एस ऑफ बी, ये क्या हो गया हमारा, डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स, और इसको बराबर जीरो कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो भी हमें निकालना है, न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया इसके दो एप्लीकेशंस, और इसके आगे भी और भी एप्लीकेशंस है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये एक और अगला पार्ट है, उसमें और थोड़ा सा एंट्रोपी बचा है, वो हम जो भी है कंप्लीट करके, और फिर जो एंट्रोपी जो है उसको कंप्लीट कर देंगे हम।